मैंने हिंदुस्तान के 29 राज्यों में से 70 राज्य घूम चुका हूँ। आज हर राज्य में मोदी जी का वो क्रेज है, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी जाते हैं, हर जगह उनको वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से संबोधित किया जाता है। आज कुछ चंद लोग यहाँ आके सीपी में अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए मोदी जी को गाली देते हैं, उनके खिलाफ। वो व्यक्ति ऐसा है ना, वो परिवार के लिए जीता है, सिर्फ वो देश के लिए जीता है। उसका एक ही सोच है कि मरूंगा तो देश के लिए, जीऊंगा तो देश के लिए। मैं इन भाई से पूछना चाहता हूँ, इनको दिक्कत क्या है? उसके बाद समस्याएं आने लगी। आप उधर बात काफी देर से सुन रहा हूँ। एक मिनट, आप कह रहे हैं लॉ कब से बनाया गया? आप बताइए पहले लॉ है क्या? आप पहले बताइए लॉ है क्या? आप पहले बताइए लॉ है क्या? पहले बताइए लॉ है क्या? कुछ समस्या है, जैसे आज के 2-3 मुद्दे उठे हैं। वहाँ पे रिपब्लिक भारत का था, यहाँ पे न्यूज 18 का था। वहाँ का मुद्दा अलग था, यहाँ का मुद्दा अलग था। मुद्दे में ये बात उठी कि हमारे सेना प्रमुख ने ये बात कही कि सेना तैयार है, सिर्फ सरकार के एक्शन लेने की देर है। अब मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। 1948 में जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, सरकार किसकी थी? पीओके उनके कब्जे में गया, कांग्रेस की सरकार थी। उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2, 1962 में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। अक्साई चीन उनके कब्जे में चला गया। ये कांग्रेस की ही देन है। और पीछे जाऊं, जो आज हमारे माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री ने कहा अखंड भारत, अटल भारत, उनके लिए हम जानते। तो 1837 में अफगानिस्तान हमारे देश से अलग हुआ। ये भारत बहुत अखंड था। बर्मा, म्यांमार, तिब्बत, ये सारे हमारे देश के हिस्से हैं। लेकिन हम उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था। हम 1947 के बाद की बात करेंगे। 1948 में कांग्रेस की देन से पीओके बना। 1962 में कांग्रेस की वजह से अक्साई चीन बना, जिसपे चीन का कब्जा है। अरे पिछली सरकारों ने नियम और कानून तो बनाए, उसमें अस्थायी प्रावधान लगाया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा पिछले पखवाड़े में कि भारत में अस्थायी प्रावधान के लिए कोई जगह नहीं है। तो उसमें उन्होंने गलत क्या कहा? अब कुछ हमें जितना डर बाहरी शत्रुओं से नहीं है, जितने हमारे देश में खास तौर से ये कांग्रेस ये ना डिवाइडेड रूल, जो अंग्रेजों की फूट थी कि फूट डालो राजनीति करो। तो मैम ये वो है कि इनके पेट में जभी मरोड़ उठती है जब कोई राष्ट्रवाद का या कोई अच्छा मुद्दा उठता है। मोदी जी ने अगर कश्मीर से 370-35 हटाया तो क्या दर्द हुआ? सबसे ज्यादा दर्द गुलाम नबी को होगा। आजाद शब्द नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि गुलाम जो होते हैं उनको आजाद नहीं बोला जाता है। कश्मीर में सिर्फ 3 परिवारों की, गुलाम नबी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, मैं उनके ही लड़के हैं वो, ठीक है। मैं वहां घूम के आया हूं, जो वहां के शोपियां अनंतनाग सबसे खतरनाक क्षेत्र है। 5 तारीख को हमारे यहाँ से ये दफाएं हटाई थी। 7 तारीख को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा भरा के आया हूँ। हमें लोग सोचते हैं गमछा डाल के घूमता हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ। मैंने हिंदुस्तान के 29 राज्यों में से 70 राज्य घूम चुका हूँ। आज हर राज्य में मोदी जी का वो क्रेज है, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी जाते हैं, हर जगह उनको वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से संबोधित किया जाता है। आज कुछ चंद लोग यहाँ आके सीपी में अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए मोदी जी को गाली देते हैं, उनके खिलाफ। वो व्यक्ति ऐसा है ना, वो परिवार के लिए जीता है, सिर्फ वो देश के लिए जीता है। उसका एक ही सोच है कि मरूंगा तो देश के लिए, जीऊंगा तो देश के लिए। मैं इन भाई से पूछना चाहता हूं, इनको दिक्कत क्या है? 370 हटा, दिक्कत है? 35 हटने से इनको क्या? अब जब बात होती है, अभी परसों के बयान में पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने भी, अभी तक पाकिस्तान बोलता था भारत अधिकृत कश्मीर, परसों उनके बयान में एक बहुत बड़ा मोटिव आया जब उन्होंने देख लिया संयुक्त राष्ट्र यूएस में हर जगह से पिट गए, पाक के नापाक इरादे सबने दुनिया ने जान लिए। तो उनके मुंह से निकला कि भारत अपने राज्य कश्मीर में लोगों को डरा धमका रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूं, पीओके में इमरान खान, कल उन्होंने ऐलान किया है कि सबसे बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जबकि पीओके में इमरान खान के खिलाफ ही रैलियां निकल रही हैं। पीओके खूब चाहता है कि हमारा भारत में संबंध हो जाए, और कुछ लोग यहाँ आके
सबसे पहले मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बाहर से तो लड़ना बाद में है, पहले हमें देश के गद्दारों को समझना है। और एक उदाहरण और देता हूं मैं, चीन ने जब देखा 2014 में मोदी जी का क्रेज उभरा, मोदी जी छा गए पूरे वर्ल्ड में, तो उसने कुछ महीने पहले हमारे माननीय दिवंगत स्वर्गीय श्री मनोहर लाल पारेकर जी हमारे उस टाइम पर रक्षा मंत्री थे, डोकलाम में चीन ने हस्तक्षेप किया। फोटो आएगी नहीं आएगी डोकलाम में, तो वहां उनको क्या जवाब दिया गया था? ये 1962 का भारत नहीं है, क्या आप आओगे हम आपको पूजा करेंगे। ये 2014 का भारत है, घुसोगे तो मारे जाओगे। तो डोकलाम ने मैम दुनिया ने देखा, चाइना ड्रैगन जिसको बोलते हैं वो बैक हुआ, गो टू द बैक। और 1948 में अगर नेहरू ने हमारी आर्मी को नहीं रोका होता, हमारी आर्मी ना कमजोर थी, ना है, ना रहेगी, तो पीओके कभी भी पाकिस्तान के कब्जे में नहीं आता। ये नेहरू की ये देन है। आप क्वेश्चन पूछो, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ऐसे लोग, पता है इनकी विचारधारा क्या है? ये वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित है, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हिंदू मरे या मुसलमान, हमें तो हत्या से काम। मैं पहले तो पाकिस्तान की, चलो मैं बात नहीं करता, वो दो कौड़ी का देश अनपढ़ तो उनके पास है, उनका हम बात करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ जी, ठीक है। और बाद में मैं इनसे वो भी पूछूंगा जो उन्होंने कहा ना कि लॉ कब बनी, ये वो भी बात पूछूंगा मैं इनसे। इन्होंने कहा 1948 की बात की इन्होंने, ठीक है। 1948 पर अमित शाह जी ने जो सबसे बड़ा झूठ बोला पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को किसने डील किया था? उन्होंने कहा कि वो डील किया था नेहरू जी ने। आप यूट्यूब पर वीडियो निकाल लेना, जम्मू कश्मीर को जिसने डील किया था वो था सरदार पटेल जी। और मैं नहीं कहता, सरदार पटेल जी बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते कि कश्मीर में क्या हुआ, ये वो हो गया, जवाब पूछ देगा, हमारी बात लग जाएगी। कश्मीर में क्या हुआ, ये वो कि पाकिस्तानों को बड़े कश्मीर उनके पास चला गया, ये वो। एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ना, जब वो वार शुरू हुआ था, नहीं मैं, आपने मुझे देशद्रोही बना दिया तो मैं ना बोलूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ना 1948 की जो वॉर हुई थी ना, उसको पढ़ना, वो क्या हुआ था। जब आई थे ना वो पाकिस्तानी, जब आ गए थे भारत की सीमा में आ गए थे, वो पहले हो गया था जब हरी सिंह ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा था सरदार पटेल के पास। उन्होंने कहा कि हमारी मदद कीजिए। सरदार पटेल ने कहा हम आपकी मदद तब करेंगे लेकिन जब आप भारत के साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम भारत के साथ आएंगे, ठीक है। डील हुई, भारत ने अपनी फौज भेजी पाकिस्तान को, जितना भी पीछे हो चुके थे वो चले गए। और जितना उन्होंने हमारी बात सुनी, जितना भी वो कश्मीर था वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। अगर हम बात करते हैं तो तब तो गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल जी, ठीक है। मैं उनको जी कहता हूँ क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। अब उनकी बात 61 की बात, वो ठीक है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत कमजोर थी। हमारे जो कानून मंत्री थे, जो विदेश मंत्री थे, आई थिंक उन्होंने तो ये कह दिया था कि हम, चीन तो हमारा दोस्त है, हमें तो उनके अब वहाँ पर पुलिस ही लगा देनी चाहिए, हमें तो फौज की जरूरत ही नहीं है। वो तो उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, वो तो उनके ही जो पार्टी के नेता थे उन्होंने भी उनको कहा था, ठीक है। अब चलिए 71 की वॉर भी होगी। 71 की वॉर क्यों हुई थी, ये सभी को मालूम है। हमने बांग्लादेश अलग करवा दिया। बात नहीं पूछी जा रही है, हमने तो चार जो एक आज के मौजूदा परिस्थिति में चल रहे हैं। हाँ, नहीं, अरे भैया तो भैया भाई साहब 1970 बोल रहे से बोल रहे, वो अगले सुन रहे हैं, वो बोलेंगे ना, वो करेंगे, ठीक है। 1948 से मैडम इन्होंने शुरू किया था। क्यों कर दी? आइए, ठीक है। 71 की बार हो गई, चलो ठीक है, हमने बांग्लादेश को अलग करवा दिया, ठीक है, वो हो गया। अब आता हूँ एक जंग जो इन्होंने छोड़ दी, एक जंग जो इन्होंने छोड़ दी, वो जंग कब हुई थी? वो जंग किसकी कब हुई थी? वो जंग हुई थी 99 में।
जब प्रधानमंत्री कौन थे? बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। 99 में वो वॉर हुई। उसके बाद आप बताइए, वो बीजेपी तब तो बहुत, अटल जी तो बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। 1999 में जो वॉर हुई, कारगिल की वॉर हो गई, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, आप आतंकवादियों को छोड़ भी रहे हो, प्लेन हाईजैक हो गया, किनकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी, सही कहा ठीक है, ठीक है। वेट, पहले उसका ज्ञान इनसे पूछो। भाई साहब चेहरे को नहीं पकड़ोगे आप, 3 बार हो गया, आप चेहरा नहीं पकड़ोगे। हम तो देशद्रोही हैं, हम तो देशद्रोही हैं, ज्ञान तो पूरा हो जाएगा। जैसे हमारे अभी छोटे भाई ने ये कहा कि 1999 में अटल जी की सरकार थी, उसको छोड़ा, इसको छोड़ा, उस टाइम पे ये विधेयक क्यों नहीं लाए गए? उस टाइम पे एक प्रॉब्लम सी थी। होता क्या है ना, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था 2 प्रणाली में बांटी गई है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। सुने दो। हाँ इनके अलग अलग प्रावधान है। न्यायपालिका अपना काम करती है और कार्यपालिका अपना। कार्यपालिका का मतलब होता है संसद। संसद में कानून बनाए जाते हैं और न्यायपालिका उन पे अमल करती है। अब मैं भाई को उदाहरण देता हूं, इन्होंने 1999 अटल बिहारी जी के टाइम का उदाहरण दिया, तो उस टाइम पे उनके पास मजबूरी पता क्या थी? वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़े देशभक्त थे। मैं एक बात उदाहरण दूं, जिसको बुरा लगे बुरा ही लगे, उनके पास मजबूरी पता क्या थी? उनके पास अल्पमत की सरकार थी। ये आई और कांग्रेस भाई साहब प्लीज भाई, मनमोहन सिंह पे भी अल्पमत की सरकार थी। भाई साहब उनके पास अल्पमत की सरकार थी। और तो और अभी 2014 में जब मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तब भी उनके पास मजबूर थी। लोग ये कहते थे, मोदी जी कहते थे 56 इंच का सीना, चौकीदार। कुछ लोगों ने ट्रेंड बाहर उड़ाया, चौकीदार सो रहा है, 56 इंच का सीना कहाँ है? मजबूरी कहाँ थी पता है मैम? मैं बताता हूँ आपको। उसका रीजनल क्या होता है कि जब कोई भी विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, भले ही आपकी सरकार पूर्ण हो, लोकसभा से तो आप पारित करवा लोगे, लेकिन राज्यसभा में ये कांग्रेसी फंसा देते थे। उसका रीजनल ये था कि 1947 से लेके 2018 तक, 2018 तक कांग्रेसियों का ही कब्जा राज्यसभा में था। अब आने वाले चंद दिनों में वहां भी बीजेपी का बहुमत आने वाला है। और तो और भाई साहब, और तो और मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूं, अमेठी जो गांधी परिवार की पैतृक राजनीति की भूमि रही है, वहां के बहुत बड़े राजा महाराजा संजय सिंह, उनकी पत्नी रानी अमृता सिंह, दोनों बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि कांग्रेस अपनी विचारधाराओं से भटक चुकी है। और आपको 15 दिन पहले की बात बताता हूं, हरियाणा में आने वाले चंद दिनों में चुनाव का बिगुल बजने वाला है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 370-35A का खुल के समर्थन किया। उन्होंने ये कहा था कांग्रेस अपनी विचारधारा से भटक चुकी है, मैं अपनी अलग पार्टी बना लूंगा। तब उसमें पता है मैडम सोनिया जी ने जो कांग्रेस की बात का तो जवाब दिया। बात तो सुनो, मुद्दे जब चलते हैं तो बात बहुत उठती है। मैडम एक मिनट आना मैडम। हाँ करो मैम, अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो आप बोल दो, मैं गो टू द फैक्ट। वो जो आतंकवादी हाईजैक करके भेजा था, उसकी बात का जवाब दे। हाँ, उसकी हाईजैक पता है उसके ऊपर प्रेशर किसने डाला था? आपने अभी 5:30 बजे प्रतीक जी भैया जी का शो देखा? उदाहरण देता हूँ आपको भैया, उस टाइम पे एक मिनट इसका रियल आंसर बता दो सर को। एक मिनट रियल आंसर बता दो भाई साहब। अगर आज के डेट में भी ना कोई अगर हाईजैक अगर हो रहा है ना, वो दोनों गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हो के ना छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम जो अपोजिशन भी था भाई कि अगर हाईजैक है सबका फैमिली है, तो इसमें आप सेंसलेस क्वेश्चन कैसे करते हो? मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। किसका सेंसलेस? एक बात, अगर हाईजैक हो रहा है, किसका फैमिली है, सारा परिवार है, तो उस टाइम तो छोड़ना तो पड़ेगा। उस टाइम गवर्नमेंट को ब्लेम करना ये एक सेंसलेस क्वेश्चन है ना। उसी टाइम दोनों गवर्नमेंट का एग्रीमेंट बातचीत होके छोड़ते। भैया उस टाइम पे कांग्रेस ने दबाव बनाया था, कांग्रेस ने दबाव बनाया था, क्योंकि अटल जी की सरकार और की सरकार थी। क्यों दे रहे हो? क्वेश्चन नंबर
टू अटल बिहारी जी ने जो कारगिल युद्ध लड़ा था, वो भैया कह रहे हैं कि उसमें आपने अंदर तक जाके कब्जा क्यों नहीं करा? जब आप जीत रहे थे तो आप अंदर तक एक मिनट मैं देता हूँ। कब्जा क्यों नहीं करा? इसका जवाब दीजिए आप। अटल जी का सबसे अटल जी ने अटल जी आप इसका जवाब देखिए, जो आप लोगों की सर आप लोग सर मेरा ताला लगाओगे? सर मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा जो लास्ट मुद्दा है, हाँ चल मेरा जो लास्ट मुद्दा है वो मैं पूछ लेती हूँ, उसका फिर हमें जाना है, ठीक है? सर आपको पता है कि आज सोनिया गांधी ने ये कहा था कि जनादेश खतरे में जा रहा है, लोग जनादेश का दुरुपयोग कर रही है सरकार और लोकतंत्र खतरे में है। इस बात क्या कहना चाहिए? अच्छा, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं मैडम सोनिया से ये बात कहना चाहता हूँ, वो खुद खतरे में है। सही राइट। वो खुद खतरे में है, वो जनादेश खतरे में बता रही है। अब आपको बहुत बड़े उदाहरण दे रहा हूँ, जो हमारे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर रहे हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री माननीय पी चिदम्बरम जी आज तिहाड़ जेल के 7 नंबर वारंट में है, और अगला नंबर मैडम सोनिया का भी तो है। जिस व्यक्ति ने 70 सालों से देश का पैसा खाया है, ये चौकीदार है, ना तो सोएगा ना सोने देगा। इधर मैडम आंसर ले लो। आंसर लो मैडम आंसर। मैडम, अगर मेरी बात अच्छी लग रही तो हम पर लाइक करो, इनकी लग रही हो तो एक बात का आंसर नहीं मैडम, एक बात का आंसर। थैंक यू सर। सर वहाँ ना सर कहाँ है केशव सर, कहाँ है? मुझे तो दिख नहीं रहे, कहाँ है? ये तो ये नहीं है, कहाँ है? ये फोन करना जरा। क्या हो गया? हाँ सर आप बोलोगे? नहीं आप इसी चीज पे। एक मैडम जी, आप एक आपसे रिक्वेस्ट है, जितने आप ज्यादा सवाल करेंगे उतना अच्छा रिएक्शन मिलेगा। सवाल तो जितने लिमिटेड नहीं लिमिटेड तो होते हैं, लेकिन फिर भी हर मुद्दे में एक बीच में ऐसा सवाल भी आता है जिस पे हम बोल रहे हैं और उसका कोई फैक्ट नहीं है, तो उस पर आपको टोकना आपका बनता है। नहीं सर, हमारे में ये नहीं है, मतलब ये है कि जो सर के मन में वो सर पहले बता ले, फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन करूँगी। मैं टोकना नहीं चाहती क्योंकि ये डिबेट नहीं है। मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूँ। कहाँ है सर? आप 2 मिनट। ठीक है। सर आपसे पूछो सर, आपको पता है कि आज सोनिया गांधी ने बयान दिया था अपनी पार्टी की तरफ से, उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है और सरकार जनादेश का दुरुपयोग कर रही है। तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अखबार में फोटो छपवाने की जगह अर्थव्यवस्था पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे वो पहले तो कुछ बोलते नहीं थे, अब पता नहीं उनके पास जबान कहाँ से आ गई, वो इतना बोलने लगे हैं। मुझे तो लगता है उन्हें ये सब छोड़ के अभी थोड़ा संन्यास ले लेना चाहिए। अभी देश अच्छे से चल रहा है, उनको थोड़ा कम बोलना चाहिए और गुलामी अब कम दिखानी चाहिए। वैसे ही वो बहुत ज़्यादा बदनाम है, अब और बदनाम हो जाएंगे देश में। जो बिल्कुल उनका जो अभी जो वो जो हरकत कर रहे हैं, ये अपने आप का जो वो पहले ही लोग उनको देख चुके हैं। पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, वो 91 के टाइम, उस समय उनका अच्छा इमेज था। उन्होंने अपना इमेज खराब किया 10 साल गुलामी करके, अब फिर वो और ज़्यादा गुलामी कर रहे हैं, इससे उनका इमेज और ख़राब होगा। तो बस यही कहना। सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि जैसे कि पी चिदम्बरम के ऊपर ईडी की कार्रवाई, वो तो बहुत दिनों से चल रही थी और अब जाके वो तिहाड़ जेल पहुंच गए। अब एक एक करके कांग्रेस के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं उन्हें एक एक करके उन पर कार्रवाई हो रही है। तो सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि एक आंतरिक दुश्मनी है, इसीलिए ये सब हो रहा है। कोई आंतरिक दुश्मनी नहीं है, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको सजा मिलेगी, जो कि सही चीज़ हो रही है। जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही चीज़ हो रहा है। सोनिया गांधी को पता है कि अब वो भी जेल जाने वाली हैं, इसलिए वो ये सब बोल रही है। वो उन्हें पता है कि अब अगला नंबर उनका है, उसके पहले वाड्रा जी का नंबर आएगा, इसलिए वो डर रही हैं, इसलिए ये सब बोल रही हैं, लोगों को भड़काना चाह रही हैं। लेकिन होगा वही, अब सब लोग एक साथ एक एक करके जेल जाएंगे। सर एनआरसी को लेके ममता बनर्जी धरना दे रही है, मोर्चा निकाल रही है बीजेपी के खिलाफ, इस पर क्या कहना चाहिए? वो कुछ नहीं होगा ये मोर्चे से। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एनआरसी बीजेपी जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। एनआरसी बिल जो है वो मतलब एनआरसी करके सबको जो भी मतलब देश के नहीं है उनको निकालना चाहिए, ये पता करना चाहिए और उनको कम से कम वोटिंग का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। इसका वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ममता बनर्जी वगैरह जैसे लोग, ये लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव जैसे लोग भी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
सर आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे कि अभी हमारे जो सेना प्रमुख है उन्होंने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने ये कहा कि हमारी सेना पूरे 24 घंटे तैयार है, जिस वक्त भी उन्हें लड़ने के लिए सरकार अनुमति दे देगी वो तैयार है। बिल्कुल सही कहा है सेना प्रमुख ने, और पाकिस्तान अब पूरी तरह से डर गया है। और मुझे तो ये भी लगता है कि उनके पास एटम बम भी वो हमारे कुछ लोग बोलते हैं उनके पास फलूदा है, कुछ एटम बम भी नहीं है, वो बस डराने के लिए गीदड़ भभकी देते हैं। अब जब मजबूत सरकार आई है तो उनको डर लग रहा है, इसलिए वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन फिर शांत हो जा रहे हैं। जब मोदी जी गरज रहे तो वो शांत हो जाते हैं। थैंक यू सर। बोलोगे सर आप? सर आज आपको पता है कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने ये कहा कि अर्थव्यवस्था मोदी जी को फोटोज खिंचाने की जगह अखबार के लिए अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। और सोनिया गांधी ने भी ये कहा कि जो सरकार है वो जनादेश का दुरुपयोग कर रही है। मैम देखिए, उन्होंने कुछ गलत तो कहा नहीं है, क्योंकि अगर देश की अर्थव्यवस्था देखी जाए तो बहुत ज़्यादा गिर रही है। वो ठीक है, हमारी मीडिया भी जो 90% मीडिया है जो, और पाकिस्तान की मीडिया भी है, वो भी हमें कश्मीर पर हमारा ध्यान लगा रहे हैं, हमारे भी कश्मीर पर ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है, जीडीपी तो पूरी तरह से गिर गई। हमारे मोदी जी कहते हैं हम $5 बिलियन के जो भी उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे या इकॉनमी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 5% पर तो आपकी जीडीपी आ गई। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ठीक है, कांग्रेस के नेता हैं, भ्रष्टाचारी तो हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के भी हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरफ है तो एक जैसे ही, वो दोनों ही सरकारें तो एक जैसी हैं, ठीक है। तो अगर नरेंद्र मोदी पहले तो कहते थे कि रॉबिन वाड्रा को मैं जेल में डालूंगा, अब क्यों नहीं गए, ठीक है ना। वो क्यों गए हैं? पी चिदम्बरम क्यों गए हैं जेल में? वो इसलिए गए हैं क्योंकि जब अमित शाह जेल में थे तो पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, ठीक है ना। तो ये बात छुपी हुई नहीं है, सभी को मालूम है। सेना प्रमुख ने ये कह दिया कि पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमारी सेना 24 घंटे तैयार है, बस उन्हें एक आदेश की जरूरत है सरकार की तरफ से। जैसे कि पाकिस्तान को आपको पता है कि वहाँ से हमेशा धमकियाँ मिलती रहती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ देखिए, सेना का तो काम है लड़ना। वो तो जब भी हमारे सरकार जो है ऑर्डर देगी तो सेना तो लड़ेगी। सेना तो पहले भी लड़ती है और जंग जीतती भी आई है। पाकिस्तान की रही बात, पाकिस्तान तो अपनी अवाम का पूरी तरह से अपना ध्यान भटका रहा है उनका, कि आप कश्मीर पर आ जाइए, लेकिन खाने के लिए तो उनके पास रोटी भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो भी ध्यान भटका रहे हैं, ये भी ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन आपको भी मालूम है, जंगे लड़ना आसान बात तो नहीं है, क्योंकि अगर देश ने 2 वर्ल्ड वार भी देखी हुई हैं, वो क्या हुआ था सभी को मालूम है, ठीक है ना। अगर उनके पास एटम बम है, हमारे पास भी है, ठीक है ना, तो तबाही तो एक जैसी होगी। सर एनआरसी पे क्या कहना चाहेंगे कि ममता बनर्जी इस चीज़ का विरोध कर रही हैं और वहाँ बंगाल में मोर्चा निकाल रही हैं इस चीज़ के खिलाफ? मैं एनआरसी अगर ठीक तरीके से होती तो ठीक था, लेकिन अगर आप देखा जाए तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति का भी नाम आया उसमें। कई सेना के ऐसे लोग थे जो 97 की वॉर लड़े, 65 की वॉर लड़े, उनका नाम भी आ गया, ठीक है ना। तो वो देश के सिटीजन नहीं थे जो आपके लिए जंगे जीत कर आए थे, जो अपने जहाज़ों में बम फेंक कर आए थे, वो क्या इस देश के नहीं है? आप उनको नहीं मानेंगे सिटीजन, क्योंकि ठीक है वो। और उसमें क्यों मुसलमानों का ही नाम क्यों आ रहा है? उसमें किसी भी हिंदू का नाम क्यों नहीं आ रहा है? किसी भी सिख का नाम क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, सिख उस तरफ कम है, लेकिन फिर भी किसी का नाम क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सोच एक लगा लीजिए आप, धर्म को टारगेट किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि बंगाल में ममता बनर्जी की इमेज लो करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे पहले भाई ने कहा था कि ममता बनर्जी तो डायन है, ये बातें नहीं होती, क्योंकि विपक्ष है, अगर विपक्ष नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी भी तभी है अगर विपक्ष है, ठीक है ना। विपक्ष जब नहीं होता था तो फिर 1975 में क्या हुआ था सभी को मालूम है, जब इंदिरा गांधी ने जो किया था। तो ऐसा ही है, चलता है बस, ठीक है। देखो ये जो कह रहे कि डायन है, हम क्यों कह रहे? क्योंकि उसका बगल में ना पड़ोसी में उड़ीसा है, बॉर्डर है, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम वहीं पे हो रहा है, ठीक है। अब उसके पड़ोसी में उड़ीसा का सीएम नवीन पटनायक भी है, वहीं पे भी मुसलमान रहते हैं, पर कुछ ना लेबल है, लेबल से गिरते नहीं है। ये क्या है? क्यों डायन कहता हूँ? लोगों तो इस तरह, लोगों तो फांसी होना भी चाहिए। लोगों को वहीं पे हिंदू लोग को कितना अटैक हुआ है, हाँ को अब कौन सा इसको जय श्री राम से, हिंदू लोग क्या जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं क्या? मतलब और कुछ बोलेंगे, अपने भगवान का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। और बात रही जो एनआरसी का, ठीक है, जो कोई कह रहा है कि नहीं वहीं पे सिख भी है, वहीं पे ये भी है। सिख हमारे हिंदुस्तान के है, ठीक है, सिख हमारे हिंदुस्तान के। साफ साफ ये बांग्लादेशियों को इतना हर बात में एक्सक्यूज है। कोई लॉ अगर आ रहा है स्ट्रिक्टली, हर बात में इतना एक्सक्यूज क्यों भाई? इतना क्यों? पता नहीं, इतना डीपली सोचते। बांग्लादेशी उनको ऑल वर्ल्ड में कोई नहीं रखा है, ठीक है।
अगर इतना दर्द हो रहा है ना, जिसको दर्द हो रहा है अपने घर पे थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ा थोड़ा 500 लोग लेके अपने घर पे पाल लो, ठीक है। लालू यादव थोड़ा तुम पाल लो, ठीक है, और दिग्गी बाबू तुम थोड़ा पाल लो, और बाकी सारा ममता बनर्जी तुम तो तुम्हारे घर पे ही रख लो। घर पे मतलब तुम्हारा इंडिया में तो है ही नहीं, जाओ कहीं पे भीख मांगो, कहीं पे जाओ जाके वहीं पे रखो, ठीक है। इतना क्यों दर्द होता है भाई? पूरा ऑल इंडिया में ये हो चुके, ऑल इंडिया में क्या पूरा फैल चुकी है क्या? दूसरे लोगों का ये मिट्टी है, ये बांग्लादेशियों को तो मिट्टी नहीं है ना, बांग्लादेशियों का मिट्टी नहीं है। बिल्कुल पूरा आके बीमारी करके रात को घूमोगे ये सारे बांग्लादेशी है, ठीक है, परे पड़ जाते हैं कहाँ से आके, बिल्कुल स्मेल करते रहते हैं, जो कि इसलिए इनको कोई रखना क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि ये देश के लायबिलिटी है, देश के एसेट्स नहीं है। ये लायबिलिटी को कौन रखेगा भाई? अपने घर में जितना रिसोर्सेज है पहले तो उसको हम खाने के लिए है ही नहीं, ठीक है, और लोगों के लिए वैसे पहले से इतना पॉपुलेशन है, हम किसका क्यों जिम्मेदारी ले? मैं कह रहा हूं कि ये बीमारी को दूसरे गवर्नमेंट क्यों सही नहीं किया? इसको तो इनको तारीफ करना चाहिए ना। इसको अगर ये मुद्दा उठाया, अगर ये गवर्नमेंट अगर इसका ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है, इनको ये चीज को सपोर्ट करना चाहिए और इनके माइंड में कहीं ना कहीं लेना चाहिए कि इससे पहले गवर्नमेंट क्यों नहीं किया था। बांग्लादेशी रोहिंग्या कोई 10-15 लोग तो है ही नहीं, हा? पूरे हर जगह फैल चुके। ये बहुत बड़ा बीमारी है, देश की लायबिलिटी है, हम नहीं लेना चाहते। जिसको दर्द है अपने घर पे 200 ले जाओ या 2 डजन ले जाओ। सर ये भी कह रहे हैं कि एनआरसी में मुसलमानों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मुसलमान क्या, बांग्लादेशी जो एक मिनट जितना जो बांग्लादेशी आए वो क्या हिंदू है क्या? मैक्सिमम है मुसलमान। रोहिंग्या जितना है वो सारे मुसलमान है। ओहो, देश तोड़ना है, फिर से हिंदुस्तान में रहना है। मैं जो पूर्व राष्ट्रपति का नाम आया है वो क्या रोहिंग्या थे? जो सोनिया के कई लोगों का नाम आया वो क्या रोहिंग्या थे? वो अपने देश के लिए लड़े, तब फिर कह दीजिए कि वो देश के कुछ भी नहीं लगते। वो नहीं, एक देखिए, जो ये एक का कह रहे ना वो 100% राइट है, ठीक है। कोई अगर धरती में, एक बात बताओ, कोई अगर 5 लाख लोग आए हैं या 40 लाख लोग आए हैं, एक लोग को क्यों कंपेयर कर रहे हो? ये एक लोग अगर एक मिनट, कोई अगर एक लोग का है कि कोई राष्ट्रपति का है, उनका बात है ना। राष्ट्रपति सबको पता है कि नहीं, अगर नाम ये है तो चेकिंग करा जाए, ठीक है, चेकिंग करके प्रॉपर पूरा क्लियर पूरा वेरिफिकेशन करा जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम नहीं कहते कि कोई जितना रोहिंग्या, हम नहीं कहते कि हमारे जो हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनको कोई बाहर भगाए, ठीक है। जो जिसका प्रॉपर आईडी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, जिसका अगर कहीं पे सपोज आप हमारे गांव जाओगे, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मेरे पास आईडी भी नहीं है तो गांव के लोग तो इंक्वायरी में पूछते नहीं ये इनका बेटा है, ये इसके दादाजी का नाम ये है, इनका जमीन वहीं पे है, ठीक है। अगर वो चीज कहीं ना कहीं सबूत मिलता नहीं है, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम कहते हैं, इसमें भी क्यों दर्द है? मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन तो होता है ना, ऐसे नहीं कि अपना मर्जी, अरे भाई तुम चले जाओ, तुम बांग्लादेश से आओ, रोहिंग्या से आए हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे, इसको तो सपोर्ट करो। कोई पॉलिसी अगर हो रहा है उसको तो सपोर्ट करो। नहीं, कुछ लोगों को कौम ही दिखाई देता है, यही तो बर्बाद कर देता है। जो पाकिस्तान अपने कौम सोच के जैसे बर्बाद हुआ ना, क्यों हम बार बार फिर से पाकिस्तान का नाम ले रहा हूं? क्योंकि यहीं पे जो लोगों को ना, यहीं पे क्यों ममता बनर्जी को दर्द हो रहा है? क्योंकि इनको सब कुछ वोट तो वहीं पे लेना है, ठीक है, बिल्कुल पूरा एक कौम को लेके ही चल रहे। जितना लोग आगे भाई आओ, जितना बच्चा पैदा करो, मैं तो यहीं पे पूरा राज करूंगा। पूरा जो कहते कि पूरा ऑल वर्ल्ड का ना, जो पूरा टेररिस्तान वो कर चुका है उस जगह को, कहीं ना कहीं पूरा अगर यूएपी अनलॉफुल अगर एक्ट अगर ये करा जाए ना, इसका पक्का 100% लिंक होगा। मैं कह रहा हूँ 100% लिंक होगा। अगर नहीं लिंक हो रहा मैं जेल जाऊंगा, मैं रेडी हूँ, सबूत कह रहा हूँ, क्योंकि इसका 100% लिंक है। मैं जो इन्होंने बच्चों की जैसी बात की कि वो बच्चे पैदा करो, ये सबसे ज़्यादा बात तो साक्षी महाराज करते हैं। साक्षी महाराज कहते हैं कि हिंदुओं को 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि उनकी साक्षी महाराज तो बोलते हैं, और आपने तो पूरा दस्तूरी दिखाए हो। ठीक है, तो आप भी दे लेना, ठीक है। ते थोड़ा सा रियलिटी फेस करना सीखिए। अगर ठीक है वो रोहिंग्या मुसलमान जो है वो ठीक है इस देश के नहीं है, तो आप बताइए बांग्लादेश को लौटा देंगे? वो बांग्लादेश लेगा वो कभी? ठीक है, थोड़ी सी रियलिटी को भी फेस करना सीखे ना। आप सिस्टम, आप ठीक है योजनाएं बना देते हैं, लेकिन उसके बाद आप कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं? आज तक कौन सी मोदी सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जो अब तक इम्प्लीमेंट हो अच्छी तरीके से हुई हो? उनकी तो कोई कभी वो, देखिए ये बात कह रहे हैं कि जो लोग आ गए उनको लेंगे। खैर बांग्लादेश की स्थिति है कि वहाँ पे जो वहाँ के जो बासिंदे हैं उनको रहने की जगह नहीं है, तो लेने का सवाल तो नहीं उठता है, लेकिन उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके यहाँ से आए हैं। और ये एनआरसी कहता है कि 1971 के पहले जितने लोग आए हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स के साथ, उनके पास डॉक्यूमेंट है, वही यहाँ के बासिंदे होंगे।
1971 के बाद के कोई भी आदमी यहाँ का बासिंदा नहीं रहेगा। और एनआरसी के अंतर्गत इन्हीं सारी चीज़ों को एक प्लान के तहत किया जा रहा है। और अभी जो एनआरसी अभी किया गया यहाँ पे 2-3 बार किया गया है, तो पहले किया गया था तो कुछ 40 लाख लोग आए थे, उसके बाद संख्या कम हो गई, 19 लाख आ गई। ये कह रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इनको मैं बता देता हूँ आंकड़ा क्या है कि 7 लाख उसमें मुसलमान है, केवल 12 लाख हिंदू है उसमें। राइट, यही सर मैंने कहा था। ठीक है। और ये कह रहे थे कि पूर्व राष्ट्रपति कोई थे, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, पता नहीं कौन है, जो भी है उनके परिवार के कुछ लोग निकल गए इससे। हाँ, निकले। देखिए 20 उसमें 10 से 15% लोगों ने फिर से डाला है कि भैया हम इस यहाँ पे रह चुके हैं, किसी पद पे रहे होंगे, किसी संवैधानिक पद पे रहे होंगे या कहीं पे उन्होंने सरकारी नौकरी की होगी, तो उसकी जाँच चल रही है, इसीलिए उसको रोका गया। नहीं तो 19 लाख लोगों को यहाँ से बाहर किया जाने का प्लान है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो 10-15% का डिस्प्यूट चल रहा है, जिस पे जांच फिर से चल रही है, वो सारी चीज़ें होने के बाद इनको अवश्य निकाला जाएगा। हम किसी भी स्थिति में हम अपने देश में बन रहे, हमारे देश की जनसंख्या ऐसी ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा है, हम ऐसे ही परेशान है, हमारे पास संसाधन सीमित है और उसको भोगने वाले बहुत से लोग हैं। और भूखमरी और इसकी इतना बड़ा देश होने के, इतने संसाधन होने के बावजूद भी यहाँ पे भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे लोग नशाखोरी का लत हो चुका है, लोग को खाना नहीं मिलता तो नशा करने लगते हैं, तो सारी चीज़ें हो रही है। तो उनको कैसे एक्सेप्ट करें जो यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं। अभी तो ये 19 लाख का आंकड़ा है, केवल असम का आंकड़ा है। अभी ये बंगाल में आएगा, दिल्ली में आएगा, यूपी में आएगा, बिहार में आएगा, पूरे देश में होगा ये। अभी वहाँ से शुरू है, जहाँ से ये जड़ इसकी है, वहाँ से स्टार्ट हुआ यार, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पहले की सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो पूरे देश में फैल गए, पूरे देश में फैल गए, जगह जगह फैल गए। आपको मैं बांग्लादेशी यहाँ पे हर जगह दिखा दूंगा, जो ये सूंघते आपको सोल्यूशन सूंघते हुए मिल जाएंगे रुमाल में। यहाँ पे यहीं पे 10-15 बच्चे यहाँ पे, इतने 12-12 साल के बच्चे यहाँ पे सूंघ रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। क्यों इन बोझ बन रहे लोगों को हम क्यों रखें। हमारे देश में ऐसी जनसंख्या की इतनी ज़्यादा वो हो चुकी है कि हमें जनसंख्या कानून लाना पड़ रहा है, सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। तो हम